हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एस स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एच जी वेल्स के नॉवेल द इनविजिबल मैन का चौथा और अंतिम भाग, अध्याय 23। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मेरी स्थिति कितनी मुश्किल थी, अदृश्य आदमी ने कहा। मेरे पास न सिर छिपाने की जगह थी, न तन ढकने के लिए कपड़े। कपड़े पहनते ही मेरी अदृश्य होने की शक्ति खत्म हो जाती और मैं एक डरावना प्राणी बन जाता। मैं भूखा भी था, क्योंकि खाना खाने का मतलब था कि जब तक वो पच ना जाए, मेरे शरीर के अंदर का वह खाना हवा में तैरता हुआ साफ दिखाई देता। कैंप ने हैरान होकर कहा, सचमुच? मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। और बर्फ़ ने मुझे एक और ख़तरे से सावधान कर दिया था। मैं बर्फ़ में बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो मुझ पर जम जाती और मेरा आकार सबको दिखने लगता। यहाँ तक कि बारिश भी मुझे एक पानी के पुतले जैसा बना देती। और कोहरा, कोहरे में मैं एक धुंधले बुलबुले की तरह दिखता। इसके अलावा लंदन की गंदी हवा की धूल और कालिक मेरी त्वचा पर जम रही थी। मुझे डर था कि कहीं धूल की वजह से मैं धीरे धीरे सबको दिखाई न देने लगूं। कम से कम लंदन जैसे शहर में तो मैं अदृश्य रहकर सुरक्षित नहीं था। मैं वापस उन बस्तियों की ओर गया जहाँ मैं पहले रहता था। मैंने देखा कि जिस घर में मैंने आग लगाई थी वहाँ भीड़ भीड़ जमा थी और खंडहरों से धुआं निकल रहा था। मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कपड़े और अपने चेहरे का इंतज़ाम करना। चेहरा नहीं होने की वजह से मैं कपड़े पहनकर भी बाहर नहीं निकल सकता था। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ अखबार, मिठाइयाँ और खिलौने मिल रहे थे। वहाँ मैंने कुछ नकली नाक और मास्क देखे। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मेरी समस्या का हल मिल गया। अब मेरा लक्ष्य साफ था। मैं भीड़ भाड़ वाली सड़कों से बसते हुए पीछे की गलियों से होकर स्ट्रैंड के उत्तरी इलाके की ओर चल पड़ा, क्योंकि मुझे याद था कि वहाँ नाटक के कपड़े और सामान बनाने वालों की बहुत सारी दुकानें। दिन बहुत ठंडा था और उत्तर की ओर जाने वाली सड़कों पर बर्फीली हवाएं चल रही थी। मैं बहुत तेज़ी से चल रहा था ताकि कोई मुझे देख या पकड़ ना पाए। मेरे लिए हर चौराहा किसी खतरे से कम नहीं था और मुझे हर राहगीर पर कड़ी नज़र रखनी पड़ रही थी। तभी बेडफोर्ड स्ट्रीट के पास एक अजीब हादसा हुआ। मैं एक आदमी के पास से गुजर ही रहा था कि वह अचानक मुड़ा और मुझसे टकरा गया। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मैं सड़क पर जा गिरा और लगभग एक चलती हुई टैक्सी के पहिए के नीचे आते आते बचा। टैक्सी स्टैंड पर खड़े लोग हैरान थे। वे कह रहे थे कि उस आदमी को शायद कोई दौरा पड़ा, क्योंकि उन्हें टकराने वाला कोई दिखा नहीं था। इस घटना ने मुझे बुरी तरह डरा दिया। मैं घबराकर कोवेंट गार्डन मार्केट की तरफ भागा और फूलों के एक स्टॉल के पीछे शांत कोने में छिपकर बैठ गया। वहाँ मैं काफ़ी देर तक हांफता और काँपता रहा। मुझे एहसास हुआ कि ठंड की वजह से मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रही है। जल्दी मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर लोग मुझे ढूंढ ना लें। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया। ड्यूरी लेन के पास एक संकरी गली में वह एक छोटी गंदी और पुरानी सी दुकान थी। उसकी खिड़की में भड़कीले कपड़े, नकली जेवर, विग यानी नकली बाल, मुखौटे और नाटकों की तस्वीरें सजी थी। दुकान बहुत पुरानी और अंधेरी थी, और उसके ऊपर की इमारत काफ़ी उदास और काली सी लग रही थी। मैंने खिड़की से अंदर झाँका, वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैं अंदर घुस गया। अंदर जाते ही दरवाजे पर लगी घंटी ज़ोर से बज उठी। मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और एक पुतले के पीछे कोने में छिप गया। 1 मिनट तक कोई नहीं आया। फिर मुझे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और दुकान का मालिक नीचे आया। मेरी योजना बिल्कुल तैयार थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस घर में घुसूंगा, ऊपर कहीं छिप जाऊंगा, सही मौके का इंतज़ार करूंगा। जब सब शांत हो जाएगा तब मैं एक विग, मुखौटा, चश्मा और कुछ कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगा। भले ही मैं देखने में थोड़ा अजीब लगूं, पर कम से कम एक इंसान जैसा तो लगूंगा। और हाँ, साथ ही मैं उस घर में मौजूद सारा पैसा भी लूट लूंगा। दुकान में आया वो आदमी छोटे कद का दुबला पतला था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, बाहें बाहर को निकली हुई थी और उसके हाथ शरीर के मुकाबले ज़्यादा लंबे थे। उसे देखकर लग रहा था कि मैंने उसके खाने में खलल डाल दिया। उसने उम्मीद भरी नज़रों से दुकान में इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई। वो बड़बड़ाया, इन लड़कों का सत्यानाश हो। मैं गली में भी देखने गया, फिर अंदर आकर गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और घर के अंदर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे पीछे जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर वह अचानक रुक गया। उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज़ थी कि मैं भी चौंक कर वहीं ठहर गया। उसने मेरे मुंह पर ज़ोर से घर का अंदरूनी दरवाज़ा पटक दिया। मैं कुछ देर वहीं हिचकिचाता हुआ खड़ा रहा। तभी मुझे उसके तेज़ कदमों की आहट फिर से सुनाई दी और दरवाज़ा फिर खुल गया। वो अभी भी शक में था और दुकान को ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन न हो कि वहाँ कोई नहीं है। वो खुद से कुछ बुदबुदाया, काउंटर के पीछे गया और सामान के पीछे झांकने लगा। वो काफ़ी उलझन में लग रहा था। उसने घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं चुपके से अंदर के कमरे में घुस गया। वो एक छोटा सा अजीब कमरा था जिसमें सामान बहुत कम था, और कोनों में कई बड़े बड़े डरावने मुखौटे रखे थे। मेज़ पर उसका नाश्ता रखा था,
कैंप, ज़रा सोचो, मेरे लिए उस कॉफ़ी की खुशबू सूंघना, उस आदमी के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करना कितना चिढ़ाने वाला था। ऊपर से उसके खाने का तरीका भी बहुत अजीब था। उस कमरे में 3 दरवाजे थे, पर सब बंद थे। जब तक वह वहाँ था, मैं बाहर नहीं निकल सकता था। वो इतना सतर्क था कि मेरा हिलना भी मुश्किल था। पीछे से ठंडी हवा लग रही थी और मैंने 2 बार बड़ी मुश्किल से अपनी छींक रोकी। मैं बुरी तरह थक चुका था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उसने खाना ख़त्म किया, बर्तन ट्रे पर रखे और मेज़ साफ़ करके सारा सामान अपने साथ ले गया। उसके हाथ भरे हुए थे, इसलिए वह दरवाज़ा बंद नहीं कर पाया, वरना वह हर दरवाज़ा बंद करने का बहुत शौकीन था। मैं उसके पीछे पीछे एक गंदी सी रसोई में गया। वहाँ उसे बर्तन धोते देख मुझे लगा कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फर्श भी बहुत ठंडा था, इसलिए मैं वापस ऊपर कमरे में आ गया और आग के पास उसकी कुर्सी पर बैठ गया। आग बुझ रही थी तो मैंने बिना सोचे समझे उसमें थोड़ा कोयला डाल दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही वह दुकानदार तुरंत दौड़कर अंदर आया और कमरे को घूरने लगा। वो मेरे इतने पास आ गया था कि मुझे छूने ही वाला था। इतनी जांच के बाद भी उसे शक था। वो दरवाजे पर रुका और नीचे जाने से पहले एक आखिरी बार पूरे कमरे को गौर से देखा। मैं उस छोटे से कमरे में काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। आखिरकार वह ऊपर आया और उसने ऊपर जाने वाला दरवाज़ा खोला। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए उसके बगल से निकल पाया। सीढ़ियों पर वह अचानक रुक गया, जिससे मैं लगभग उससे टकरा ही गया था। वो वहीं खड़ा होकर हवा में किसी आहट को सुनने की कोशिश करने लगा। वो बुदबुदाया। मुझे पक्का यकीन था कि कोई है। उसके लंबे और बालों वाले हाथ अपने होठों को सहला रहे थे। उसकी नज़रें शक के मारे सीढ़ियों पर ऊपर नीचे घूम रही थीं। फिर वह एक अजीब सी आवाज़ निकालकर दोबारा ऊपर की ओर चल दिया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। वो फिर रुक गया। उसके चेहरे पर वही पुराना गुस्सा और उलझन थी। उसे मेरे आसपास होने का हल्का हल्का एहसास होने लगा था। उस आदमी के कान वाकई बहुत तेज़ थे। अचानक वह गुस्से से चिल्ला उठा, अगर इस घर में कोई छिपा है तो। उसने कसम खाते हुए अपनी धमकियाँ दूरी छोड़ दी। उसने अपनी जेब में कुछ ढूंढा, पर उसे कुछ मिला नहीं। फिर वह शोर मचाते हुए, धौंस दिखाते हुए तेज़ी से मेरे बगल से गुजर कर नीचे चला गया। लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गया। मैं सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठ गया और उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से ऊपर आया, अभी भी गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, पर इससे पहले कि मैं अंदर जा पाता उसने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मैंने सोचा कि अब पूरे घर की तलाशी लेनी ही होगी। मैंने बहुत सावधानी और खामोशी से घर का मुआयना शुरू किया। वो घर बहुत पुराना और जर्जर था। नमी इतनी ज़्यादा थी कि छत की पापड़ी पपड़ी उखड़ रही थी और हर तरफ चूहों का शोर था। कुछ कमरों के हैंडल इतने जाम थे कि उन्हें घुमाते हुए मुझे डर लग रहा था कि कहीं आवाज़ ना हो जाए। ज़्यादातर कमरे खाली थे, लेकिन कुछ में नाटकों का पुराना सामान बिखरा पड़ा था। दुकानदार के कमरे के बगल वाले कमरे में मुझे बहुत सारे पुराने कपड़ों का ढेर मिला। मैं उनमें अपने लायक कुछ ढूंढने लगा। कपड़ों को टटोलने की धुन में मैं फिर भूल गया कि उस आदमी के कान कितने तेज़ है। अचानक मुझे उसके दबे पाँव आने की आहट सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो वह कपड़ों के ढेर के पास खड़ा मुझे ही ढूंढ रहा था, और उसके हाथ में एक पुराने ज़माने की रिवॉल्वर थी। मैं मूर्ति की तरह जम गया। वो मुंह खोले हुए शक भरी नज़रों से इधर उधर घूर रहा था। उसने धीरे से कहा, पक्का वही बात होगी, सत्यानाश हो उसका। उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया और तभी मुझे ताले में चाबी घूमने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे उस कमरे में बंद करके चला गया। एक पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मैं घबराहट में दरवाजे से खिड़की की तरफ भागा, फिर वापस आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि पहले अपने लायक कपड़े ढूंढ लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कोशिश की, ऊपर की शेल्फ से कपड़ों का ढेर नीचे गिरा। उस आवाज़ को सुनकर वह दुकानदार फिर वापस आ गया, और इस बार वह पहले से ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। जांच करते समय उसका हाथ मुझसे छू गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया और कमरे के बीचों बीच चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह कुछ शांत हुआ। उसने अपने होठों पर उंगली रखी और दबी आवाज़ में कुछ कहा। साफ दिख रहा था कि वह डरा हुआ है। मैं चुपके से कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी फर्श का एक तख्ता जोर से चरमराया। बस फिर क्या था, वह छोटा शैतान हाथ में रिवॉल्वर लिए पूरे घर में घूमने लगा। वो एक एक करके सारे दरवाजे बंद कर रहा था और चाबी अपनी जेब में रखता जा रहा था। जब मुझे समझ आया कि वो मुझे घर के अंदर कैद कर रहा है तो मेरा खून खौल उठा। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू किया और सही मौके का इंतज़ार करने लगा। मुझे यकीन हो गया था कि घर में उसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैंने और देर नहीं की। पीछे से जाकर उसके सिर पर ज़ोरदार घूंसा मारा। क्या तुमने वाकई उसके सिर पर वार किया? कैम ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी मैंने उसे चौंका दिया, अदृश्य आदमी ने जवाब दिया। मैंने पीछे से एक स्टूल उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वो पुराने जूतों से भरे बोरे की तरह लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। लेकिन मैं क्या कहूँ, मानवता और नैतिकता के भी कुछ नियम होते हैं, कैम्प ने टोकते हुए कहा। ये सब नियम आम लोगों के लिए ठीक है कैम्प, लेकिन समस्या ये थी कि मुझे अपना हुलिया बदल कर उस घर से निकलना था, और वो भी तब जब वो मुझे देख ना पाए।
मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर मैंने एक पुरानी बनियान से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे एक चादर में लपेट कर कसकर बांध दिया। उसे चादर में बांध दिया? कैम चिल्लाया। हाँ, मैंने उसे एक थैली की तरह पैक कर दिया। उस बेवकूफ़ को चुप रखने का ये सबसे अच्छा तरीका था। उसके उसे उस बंधन से निकलना बहुत मुश्किल था। कैंप, तुम मुझे इस तरह मत घूरो जैसे मैं कोई खूनी हूँ। मुझे ये करना ही पड़ा। उसके पास रिवॉल्वर थी। अगर वो मुझे एक बार भी देख लेता तो वो पुलिस को मेरा हुलिया बता सकता था। लेकिन फिर भी, कैंप ने कहा, आज के समय में इंग्लैंड में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो आदमी अपने ही घर में था और तुम, खैर तुम वहाँ चोरी कर रहे थे। लूटपाट, धिक्कार है। तुम मुझे चोर कह रहे हो? कैंप, तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर बैठ जाओगे। क्या तुम्हें मेरी मजबूरी समझ नहीं आ रही? और उसकी मजबूरी का क्या? कैम ने पलट कर पूछा। अदृश्य व्यक्ति अचानक गुस्से में खड़ा हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? कैम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वह कुछ कड़ा बोलने ही वाला था कि फिर उसने खुद को रोक लिया। अचानक अपना लहजा बदलते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें यह करना ही पड़ा होगा। तुम मुसीबत में थे, लेकिन फिर भी। बेशक मैं मुसीबत में था, बहुत बड़ी मुसीबत में। और उस दुकानदार ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो रिवॉल्वर लेकर घर में मेरा पीछा कर रहा था। बार बार दरवाजे खोल और बंद कर रहा था। वो वाकई बहुत चिढ़ाने वाला आदमी था। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, है ना? क्या तुम सच में मुझे गलत मानते हो? मैं किसी को दोष नहीं देता, कैम ने शांति से कहा। आजकल किसी को दोष देना फैशन से बाहर हो गया। खैर, बताओ तुमने आगे क्या किया? मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं नीचे गया तो मुझे एक रोटी और थोड़ा सा बासी पनीर मिला। मेरी भूख मिटाने के लिए उतना काफ़ी था। मैंने थोड़ी ब्रांडी और पानी पिया। फिर उस आदमी के पास से गुजरा जिसे मैंने चादर में बांधकर एक थैले जैसा बना दिया था। वो बिल्कुल शांत पड़ा था। मैं वापस पुराने कपड़ों वाले कमरे में गया। उस कमरे की खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी और उस पर धूल भरे जो जालीदार पर्दे लगे थे। मैंने पर्दों के बीच से बाहर जाकर, बाहर तेज़ रोशनी थी। उस उदास और अंधेरे घर के मुकाबले बाहर की दुनिया चकाचौंध से भरी लग रही थी। सड़कें गलियों गाड़ियों से भरी थीं। फलों की रेहड़ियाँ, तांगे, सामान से लदी गाड़ियाँ और मछली बेचने वालों की गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थीं। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी चीज़ें घूम रही थीं। मैं वापस कमरे की धुंधली चीज़ों की ओर मुड़ा। मेरी उत्तेजना अब डर में बदल रही थी, क्योंकि मुझे अपनी असली स्थिति का अंदाज़ा हो रहा था। कमरे में कपड़ों को साफ़ करने वाला केमिकल यानी बेंजोलिन की हल्की सी गंध आ रही थी। मैंने उस जगह की ठीक से तलाशी लेनी शुरू की। मेरा अंदाज़ा सही था कि वह कुबड़ा आदमी घर में अकेले ही रहता था। वो एक अजीब किस्म का इंसान था। मैंने कपड़ों के ढेर में से वह सब सामान इकट्ठा किया जो मेरे काम आ सकता था, और फिर उनमें से सबसे अच्छी चीज़ें चुन ली। मुझे एक हैंडबैग मिला जो मेरे लिए सही था। साथ ही मुझे कुछ पाउडर, मेकअप का सामान यानी रूज और पट्टियाँ यानी प्लास्टर भी मिल गई। पहले मैंने सोचा कि अपने चेहरे और शरीर पर पेंट और पाउडर लगाकर खुद को एक सामान्य इंसान की तरह दिखाऊं, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि उसे साफ़ करने के लिए तारपीन जैसे केमिकल चाहिए होते, और फिर से गायब होने में बहुत समय लगता। आखिरकार मैंने एक बेहतर रास्ता चुना। मैंने एक मुखौटा पसंद किया। वो दिखने में थोड़ा अजीब था, पर इतना भी नहीं कि उसे इंसान न माना जाए। साथ ही मैंने काले चश्मे, भूरे रंग की मूछें और एक विग भी ले ली। मुझे अंदर पहनने के लिए तो कुछ खास नहीं मिला जिसे मैंने बाद में खरीदने का सोचा। फिलहाल मैंने खुद को सफ़ेद स्कार्फ और एक लंबे चोगे से ढक लिया। मोजे तो नहीं मिले, लेकिन उस दुकानदार के जूते मेरे लिए थोड़े बड़े थे, जिससे काम चल गया। दुकान की मेज़ पर मुझे कुछ सिक्के मिले, और अंदर के कमरे की अलमारी तोड़कर मैंने 8 पाउंड सोना भी निकाल लिया। अब मैं फिर से बाहर निकलने के लिए तैयार था, पर तभी मुझे एक अजीब सी हिचकिचाहट हुई। क्या मेरा ये वेश वाकई असली लग रहा था? मैंने कमरे के छोटे से शीशे में हर तरफ से खुद को देखा और कमियां ढूंढने की कोशिश की। सब ठीक लग रहा था। मैं दिखने में किसी नाटक के लालची बुड्ढे जैसा बहुत ही अजीब लग रहा था, पर कम से कम अब मैं एक जीता जागता इंसान लग रहा था। खुद पर भरोसा जुटाने के लिए मैं अपना छोटा शीशा लेकर नीचे दुकान में गया। मैंने दुकान के पर्दे गिरा दिए और कोने में लगे एक बड़े आईने की मदद से खुद को हर तरफ से अच्छी तरह देखा कि कहीं से कुछ कमी तो नहीं रह गई। जब मुझे हिम्मत मिली तो मैंने दुकान का दरवाज़ा खोला और सड़क पर निकल आया। उस छोटे दुकानदार को मैंने वहीं बंधा हुआ छोड़ दिया कि वह जब चाहे अपनी चादर के बंधन खोल ले। अगले 5 मिनटों में मैं कई गलियां मुड़कर उस दुकान से बहुत दूर निकल गया। किसी ने भी मुझ पर खास ध्यान नहीं दिया। मेरी आखिरी मुश्किल भी हल हो चुकी थी। वह फिर से रुक गया। और तुम्हें उस दुकानदार की कोई चिंता नहीं हुई? कैंप ने पूछा। नहीं, अदृश्य आदमी ने लापरवाही से कहा। मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। मुझे लगता है कि उसने खुद को खोल लिया होगा, या हाथ पांव मारकर बाहर निकल गया होगा। हालांकि गांठें काफ़ी मजबूत थी। वो चुप हो गया और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। कैंप ने पूछा, फिर जब तुम स्ट्रैंड यानी लंदन की मुख्य सड़क पर पहुंचे तब क्या हुआ? ओह, फिर से वही निराशा। मुझे लगा था कि मेरी सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई। सच कहूँ तो मुझे लगने लगा था कि अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बस अपना राज छुपा कर रखना था।
मुझे लगा कि मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बात बिगड़ी तो बस कपड़े उतार कर गायब हो जाना था, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता था। जहाँ भी पैसा मिलता मैं उठा सकता था। मैंने सोचा कि पहले खुद को एक शानदार दावत दूंगा, फिर किसी बढ़िया होटल में रुकूंगा और ढेर सारी संपत्ति जमा करूंगा। मैं उस समय ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में था। आज याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं एक रेस्टोरेंट में गया और खाना ऑर्डर करने ही वाला था कि तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तब तक नहीं खा सकता था जब तक अपना चेहरा यानी पट्टियाँ और मुखौटा ना हटा दूँ, और चेहरा हटाते ही मेरी अदृश्यता दिख जाती। मैंने वेटर से कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल गया। क्या तुम सोच सकते हो कि भूख के समय ऐसी निराशा कैसी लगती है? कैंप ने कहा, इतना बुरा तो नहीं, पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि उन सबको मज़ा चखा दूँ। आखिरकार भूख से बेहाल होकर मैं दूसरी जगह गया और वहाँ एक अलग प्राइवेट कमरे की मांग की। मैंने उनसे झूठ बोला। मेरा चेहरा एक हादसे में बुरी तरह बिगड़ गया। उन्होंने मुझे बड़ी हैरानी से देखा, पर शायद उन्हें लगा कि ये मेरा निजी मामला है। और इस तरह आखिरकार मुझे दोपहर का खाना मिला। खाना बहुत अच्छे से तो नहीं परोसा गया था, पर मेरा काम चल गया। पेट भरने के बाद मैं सिगार पीते हुए आगे की योजना बनाने लगा, और तभी बाहर बर्फ़ का तूफान शुरू हो गया। कैंप, मैं जितना इस बारे में सोचता गया मुझे उतना ही एहसास हुआ कि एक सभ्य शहर की भीड़ और इस ठंडे मौसम में अदृश्य होना कितना बेकार और लाचारी भरा काम है। इस पागलपन भरे प्रयोग को करने से पहले मैंने हज़ारों फ़ायदों के सपने देखे थे, पर उस दोपहर मुझे सिर्फ निराशा मिली। मैंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था जिन्हें एक आम इंसान पाना चाहता है। बेशक अदृश्य होकर उन चीज़ों को चुराना या हासिल करना आसान था, पर उन्हें हासिल करने के बाद उनका सुख लेना नामुमकिन था। ऐसे कामयाबी का क्या फ़ायदा जिसे आप दुनिया को दिखा ही ना सकें? ऐसी शोहरत का क्या मतलब जब कोई आपको पहचान ही ना पाए? मुझे राजनीति, नाम कमाने या समाज सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं क्या करता? और इसी लाचारी की वजह से मैं पट्टियों में लिपटा हुआ एक अजीब और डरावना इंसान बन गया था। मैं कुछ देर के लिए रुका, और ऐसा लगा जैसे वह खिड़की की ओर देख रहा हो। कैंप ने उसे बातों में उलझाए रखने के लिए पूछा, लेकिन तुम आईपिंग गाँव कैसे पहुँचे? मैं वहाँ अपना काम यानी रिसर्च पूरा करने गया था। मेरी बस एक ही उम्मीद थी, वापस पहले जैसा होने का तरीका ढूंढना। यह विचार तब अधूरा था, पर अब वह पूरी तरह पक्का हो चुका है। मैं एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहता हूँ जिससे मैं जब चाहूँ अदृश्य हो जाऊँ, अपना काम खत्म करने के बाद जब चाहूँ वापस दिखने वाला इंसान बन जाऊँ। और कैंप, यही वो खास बात है जिस पर मैं अब तुमसे विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। तुम सीधे आईपिंग चले गए। हिपिंग चले गए। हाँ, मुझे बस अपनी रिसर्च की वे 3 किताबें, चेकबुक और ज़रूरी सामान लेना था। साथ ही अपने फार्मूले को पूरा करने के लिए कुछ रसायनों का ऑर्डर देना था। जब मेरी किताबें मिल जाएंगी तब मैं तुम्हें सारा हिसाब किताब दिखाऊंगा। हिपिंग पहुंचकर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। हे भगवान, मुझे आज भी वो बर्फ़बारी याद है। अपनी उस गत्ते की नकली नाक को गीला होने से बचाना कितना मुश्किल काम था। कैंप ने पूछा, तो परसों जब हिपिंग के लोगों ने तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दिया, तब तुमने वहाँ से भागने का फ़ैसला किया? हाँ बिल्कुल। वैसे क्या वो बेवकूफ़ कांस्टेबल मर गया? नहीं, कैंप ने जवाब दिया। उम्मीद है कि वो बच जाएगा। ये उसकी खुशकिस्मती है। उस उन बेवकूफ़ों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। वे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते थे? वो दुकानदार, क्या वो ठीक है? कैंप ने कहा, अभी तक तो किसी की मौत की खबर नहीं है। मुझे इस आवारा और लालची औरत मिसेस हॉल के बारे में भी कुछ नहीं पता। अदृश्य आदमी ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा। हे भगवान कैंप, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि असली गुस्सा क्या होता है। सालों की मेहनत और प्लानिंग के बाद जब कोई अनाड़ी और बेवकूफ़ आपके रास्ते में आ जाए तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे मूर्खों को मुझे चुनौती देने के लिए भेजा गया है। अगर अब किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं बेकाबू हो जाऊंगा। मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। इन लोगों ने मेरे लिए हालात हज़ारों गुना मुश्किल बना दिए हैं। बेशक ये सब बहुत निराशाजनक है, कैम ने रूखेपन से जवाब दिया। अगला दृश्य, अध्याय 24। लेकिन अब, कैम ने खिड़की से बाहर तिरछी नज़र डालते हुए कहा, हमें आगे क्या करना चाहिए? कैंप अदृश्य आदमी के थोड़ा और करीब आ गया। वह इस तरह से बात कर रहा था ताकि ग्रिफिन का ध्यान खिड़की की तरफ ना जाए, जहाँ से पहाड़ी सड़क पर 3 आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कैंप को लग रहा था कि वे लोग बहुत ही धीमी गति से आ रहे हैं। पोर्ट बर्डॉक जाते समय तुम्हारी क्या योजना थी? क्या तुमने कुछ सोचा था? कैंप ने पूछा। पहले मैं देश छोड़कर भागने की सोच रहा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगा कि अब जब मौसम थोड़ा गर्म और अदृश्य रहना आसान है तो दक्षिण की ओर यानी गर्म इलाकों की तरफ जाना ही समझदारी होगी। खासकर इसलिए क्योंकि अब मेरा राज सबको पता चल चुका है, और हर कोई पट्टियों वाले या नकाबपोश आदमी की तलाश कर रहा होगा। यहाँ से फ्रांस जाने वाले जहाज़ों की लंबी कतार है। मेरा विचार था कि मैं किसी जहाज़ पर छिपकर सवार हो जाऊँगा। वहाँ से मैं ट्रेन पकड़कर स्पेन या अल्जीयर्स यानी अफ्रीका जा सकता था। वो मुश्किल नहीं होता। वहाँ एक आदमी हमेशा अदृश्य रहकर भी जिंदा रह सकता है और अपना काम कर सकता है। मैं उस
आवारा आदमी यानी मार्वल का इस्तेमाल सिर्फ पैसे और सामान ढोने के लिए कर रहा था, जब तक कि मैं अपनी किताबों को वापस पाने का कोई रास्ता न ढूंढूं। ये तो साफ है। और वो नीच इंसान मार्वल मुझे लूटने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसने मेरी किताबें छिपा दी हैं कैम, मेरी किताबें। काश मैं उसे पकड़ सकूं। सबसे अच्छा यही होगा कि पहले उससे वे किताबें वापस ली जाएं, कैम ने सुझाव दिया। पर वो है कहाँ, क्या तुम्हें पता है? वो कस्बे के पुलिस स्टेशन में अपनी मर्जी से, वो वहाँ की सबसे मजबूत कोठरी में खुद को बंद किए हुए, ताकि तुम उस तक न पहुँच सको। बेवकूफ़, अदृश्य आदमी ने गुस्से में कहा। लेकिन इससे तुम्हारी योजनाओं में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हमें वे किताबें हर हाल में चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। हाँ ज़रूर, कैंप ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वह सोच रहा था कि क्या पुलिस आ गई है। हमें वे किताबें लानी होंगी, लेकिन अगर उसे ये पता ना चले कि वे तुम्हारे लिए हैं तो उन्हें हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। सही कह रहे हो, अदृश्य आदमी ने कहा और सोच में डूब गया। कैंप बातचीत जारी रखने के लिए कुछ सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि अदृश्य आदमी खुद ही फिर से बोलने लगा। कैंप, तुम्हारे घर में मेरा गलती से घुस आना मेरी सारी योजनाओं को बदल देता है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो मेरी बात समझ सकते हो। चाहे अब तक जो भी हुआ हो, चाहे अखबारों में मेरे बारे में कितनी ही बातें छपी हों या मेरी किताबें खो गई, फिर भी अभी बहुत सारी संभावनाएं बची हैं, बहुत बड़ी संभावनाएं। अचानक उसने पूछा, तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? कैम थोड़ा हिचकिचाया और बोला, नहीं, ये तो समझने वाली बात थी कि मैं नहीं बताऊँगा। किसी को भी नहीं? ग्रिफिन ने दोबारा जोर देकर पूछा। एक इंसान को भी नहीं। ओह, अब ठीक है। अदृश्य आदमी अपनी जगह खड़ा हो गया और हाथ कमर पर रखकर कमरे में टहलने लगा। कैम, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इस काम को अकेले करने की कोशिश करके। मैंने अपनी ताकत, अपना समय और अपने सारे मौके बर्बाद कर दिए। अकेले रहकर एक आदमी कितना कम कर पाता है, ये सोचकर हैरानी होती है। बस थोड़ी बहुत लूटपाट, थोड़ा सा नुकसान और सब खत्म। कैम, मुझे एक मददगार, एक साथी और एक छिपने की सुरक्षित जगह चाहिए। एक ऐसी जगह जहाँ मैं बिना किसी शक के शांति से सो सकूँ, खा सकूँ और आराम कर सकूँ। अगर मुझे एक साथी मिल जाए, आराम की जगह मिल जाए, तो हज़ारों चीज़ें मुमकिन हैं। अब तक मैं बिना किसी ठोस योजना के भटक रहा था। हमें यह समझना होगा कि अदृश्य होने का असली फ़ायदा क्या है और क्या नहीं। छिपकर बातें सुनने में इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शरीर से हिलने डुलने की आवाज़ आती है। चोरी करने में भी ये कुछ हद तक ही काम आता है, क्योंकि अगर एक बार किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं आसानी से कैद किया जा सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो अदृश्यता सिर्फ दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम आती है, किसी के पास पहुँचने में और वहाँ से भाग निकलने में। इसलिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हत्या करने में। मैं हथियारबंद आदमी के पास आस पास भी घूम सकता हूँ और अपनी पसंद का निशाना चुन सकता हूँ, और जब चाहूँ वार कर सकता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से बच सकता हूँ और भाग सकता हूँ। कैंप का हाथ घबराहट में अपनी मूँछों पर गया। उसे लगा जैसे नीचे कोई हलचल हुई हो। और कैंप, हमें हत्याएं करनी ही होंगी, हमें मारना ही होगा। कैंप ने उसकी बात दोहराई। ग्रिफिन, मैं तुम्हारी बात सुन तो रहा हूँ, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आखिर मारना क्यों ज़रूरी है? यह अंधाधुंध कत्लेआम नहीं होगा, बल्कि सोच समझ कर की गई हत्याएं होंगी। बात यह है कि दुनिया जानती है कि एक अदृश्य आदमी वजूद में है, और अब उस अदृश्य आदमी को यानी मुझे आतंक का राज शुरू करना होगा। हाँ, सुनने में ये डरावना लग रहा है, लेकिन मेरा यही मतलब है, आतंक का साम्राज्य। उसे यानी अदृश्य आदमी को पोर्ट बर्डोक जैसे किसी शहर को अपने कब्ज़े में लेना होगा और लोगों को डरा कर उन पर हुकूमत करनी होगी। वो अपने आदेश जारी करेगा। वो ऐसा हज़ारों तरीक़ों से कर सकता है, जैसे दरवाज़ों के नीचे अपनी शर्तों की पर्चियाँ डाल देना। जो भी उसके आदेशों को नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा, और जो कोई उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश करेगा उसे भी अपनी जान गंवानी होगी। कैम ने कहा। अब उसका ध्यान ग्रिफिन की बातों पर कम और नीचे के दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज़ पर ज़्यादा था। अपना ध्यान न भटकने देने के लिए कैम ने बात आगे बढ़ाई। ग्रिफिन, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा साथी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा वो मेरा साथी है, अदृश्य आदमी ने बड़े जोश के साथ कहा। और फिर वह अचानक रुका। चुप रहो। नीचे क्या आवाज़ है? कुछ नहीं, कैम ने घबराहट में तेज़ आवाज़ में कहा, ताकि बाहर की आवाज़ें दब जाए। ग्रिफिन, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरी बात समझो। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। पूरी इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ने का सपना क्यों देख रहे हो? इससे तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अकेले मत पढ़ो। अपनी रिसर्च दुनिया के सामने रखो। कम से कम अपने देश को तो भरोसे में लो। सोचो, अगर 10 लाख लोग तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते? अदृश्य आदमी ने बीच में ही उसे टोकते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आ रही है। बकवास। कैम ने बात टालने की कोशिश की। मुझे देखने दो। अदृश्य आदमी ने कहा, हाथ फैलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके बाद सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। कैंप एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे रोकने के लिए झपटा। अदृश्य आदमी चौंक कर रुक गया। गद्दार! वो जोर से चिल्लाया। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए।
कैम दरवाजे की तरफ भागा और देखते देखते अदृश्य आदमी, जिसके पैर गायब हो चुके थे, चीखते हुए खड़ा हो गया। कैम ने झटके से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, नीचे से ऊपर की ओर भागते हुए कदमों की आहट और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। एक झटके में कैम ने अदृश्य आदमी को पीछे ढकेला, कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। चाबी बाहर ही लगी थी। बस एक पल की बात थी और ग्रिफिन उस कमरे में कैदी बन जाता। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। चाबी ताले में ढीली लगी थी और दरवाज़ा ज़ोर से पटकने की वजह से वह निकलकर कालीन पर गिर गई। कैम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया ताकि ग्रिफिन बाहर ना आ सके। एक पल के लिए दोनों के बीच खींचतान हुई। दरवाज़ा 6 इंच खुला, पर कैम ने उसे फिर बंद कर दिया। दूसरी बार दरवाज़ा 1 फुट तक खुल गया और कैम का ड्रेसिंग गाउन उसमें फंस गया। तभी कैम को महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। खुद को बचाने के चक्कर में उसने हैंडल छोड़ दिया। वो पीछे की ओर लुढ़का और सीढ़ियों के कोने पर जा गिरा। उसका खाली ड्रेसिंग गाउन हवा में लहराता हुआ उसके ऊपर गिर पड़ा। तभी सीढ़ियों के बीच में कर्नल लेडी दिखाई दिए, जो बर्डॉक पुलिस के मुखिया थे। कैम की चिट्ठी मिलते ही वहाँ पहुँच गए थे। वो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कैंप अचानक हवा में उछला गिर पड़ा और उसके कपड़े बिना किसी के पहने हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने कैंप को गिरते उठने की कोशिश करते और फिर किसी अदृश्य ताकत द्वारा बैल की तरह ज़मीन पर पटके पटके जाते देखा। तभी अचानक कर्नल एडी को एक ज़ोरदार झटका लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि किसने मारा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ उन पर गिर पड़ी हो। वे सिर के बल सीढ़ियों से नीचे जा गिरे। किसी ने उनका गला दबोच लिया था, उनकी कमर पर घुटना टिका दिया था। फिर किसी अदृश्य पैर ने उनकी पीठ को रौंदा। नीचे हॉल से किसी के भागने की आहट आई। कर्नल ने सुना कि नीचे मौजूद 2 पुलिस अधिकारी चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। तभी घर का सामने का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। कर्नल एडी करवट बदल कर बैठे और हैरानी से उधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैंप सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। कैंप की हालत बहुत ख़राब थी। वो धूल में सना हुआ था और लड़खड़ा रहा था। उसके चेहरे पर चोट का निशान पड़ गया था। होंठ से खून बह रहा था और उसके हाथ में वही गुलाबी ड्रेसिंग गाउन और कुछ फटे हुए कपड़े थे। हे भगवान, कैंप चिल्लाया, सब खत्म हो गया। वो भाग निकला। अध्याय 25। कैंप अभी भी इतना घबराया हुआ था कि वह कर्नल लेडी को ठीक तरह से समझा नहीं पा रहा था कि अभी भी क्या हुआ। वे दोनों सीढ़ियों पर खड़े थे और कैंप तेजी से बोल रहा था। ग्रिफिन के उतारे हुए कपड़े अब भी कैंप की बाह पर लटके थे। धीरे धीरे एडी को पूरी बात समझ आने लगी। वो पागल हो चुका है, कैंप ने कहा। उसमें इंसानियत खत्म हो गई है। वो पूरी तरह स्वार्थी है और अपनी सुरक्षा के अलावा और कुछ नहीं सोचता। आज सुबह उसने मुझे अपनी क्रूरता की जो कहानी सुनाई वो डरावनी थी। वो कई लोगों को घायल कर चुका है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो लोगों की जान ले लेगा। वो पूरे शहर में दहशत फैला देगा। उसे कोई नहीं रोक सकता। वो इस वक्त बाहर है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसे हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए, एडी ने गंभीरता से कहा। यह बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन कैसे? कैम चिल्लाया और अचानक उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। तुम्हें तुरंत कार्रवाई शुरू करनी होगी। जितने भी लोग मिले सबको काम पर लगा दो। उसे इस ज़िले से बाहर जाने से रोक नहीं होगा। अगर वो एक बार यहाँ से निकल गया तो वो पूरे इलाके में अपनी मर्जी से घूमेगा और लोगों को मारता घायल करता रहेगा। वो आतंक का राज कायम करना चाहता है। मैं सच कह रहा हूँ, आतंक का राज। तुम्हें ट्रेनों, सड़कों और बंदरगाहों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। फौज की मदद लो, हर जगह टेलीग्राम भेजकर अलर्ट कर दो। उसे यहाँ रुकने पर मजबूर करने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, अपनी उन कीमती नोट्स वाली किताबों को वापस पाने की उसकी चाहत। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एक आदमी बंद है, मार्वल नाम का। मुझे पता है, एडी ने कहा। वे किताबें, हाँ, लेकिन वो आवारा आदमी। ग्रिफिन को लगता है कि वे किताबें उसी आवारा के पास है। तुम्हें उसे, यानी ग्रिफिन को, चैन से सोने, खाने, आराम करने से रोकना होगा। पूरा इलाका दिन रात उसकी तलाश में लगा होना चाहिए। सारा खाना सुरक्षित जगहों पर छुपा दो ताकि उसे भोजन चुराने के लिए मेहनत करनी पड़े। हर घर के दरवाजे उसके लिए बंद होने चाहिए। हे भगवान, बस दुआ करो कि तेज़ बारिश हो या कड़ाके की ठंड पड़े ताकि वो पकड़ा जाए। पूरे इलाके को मिलकर उसका शिकार करना होगा और यह तलाश रुकनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एडी, वो एक चलता फिरता खतरा है, एक बड़ी मुसीबत है। जब तक उसे पकड़कर सुरक्षित नहीं कर लिया जाता तब तक वह क्या तबाही मचा सकता है, ये सोचना भी डरावना है। हम और क्या कर सकते हैं? एडी ने पूछा। मुझे तुरंत नीचे जाकर सारी व्यवस्था शुरू करनी होगी। लेकिन तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हाँ चलो, हमें मिलकर एक वॉर काउंसिल, यानी रणनीति बनाने वाली सभा बुलानी होगी। हमें होप्स और रेलवे के बड़े अफसरों की मदद लेनी होगी। हे भगवान, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आओ और मुझे सब समझाते रहो, हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये फालतू बातें छोड़ो और काम पर लगो। अगले ही पल एडी सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। उन्होंने देखा कि सामने का दरवाज़ा खोला हुआ था और पुलिस वाले बाहर खड़े होकर खाली हवा को घूर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, वो भाग निकला है सर।
हमें तुरंत सेंटर स्टेशन जाना होगा, एडी ने आदेश दिया। तुम में से कोई एक नीचे जाकर टैक्सी बुलाओ, जल्दी से हमसे मिलो और बताओ कैंप अब आगे क्या। कुत्ते, कैंप ने कहा, शिकारी कुत्ते लाओ। वे उसे देख भले ही ना सके लेकिन उसकी गंध सूंघ कर उसे पकड़ लेंगे। कुत्ते लाओ। ठीक है, एडी ने कहा। यह बात सबको पता नहीं है लेकिन जेल अधिकारियों के पास एक ऐसा आदमी है जिसके पास शिकारी कुत्ते हैं। और बताओ क्या कर सकते हैं। याद रखना, कैंप ने कहा, उसका खाना दिखाई देता है। खाने के बाद जब तक वो पच नहीं जाता तब तक उसके शरीर के अंदर साफ दिखता है, इसलिए उसे खाने के बाद मजबूरन छिपना पड़ता है। तुम्हें लगातार तलाश जारी रखनी होगी, हर झाड़ी और हर सुनसान कोने की। साथ ही आसपास से ऐसे सभी औजार हटा दो जो हथियार बन सके। वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा देर हाथ में नहीं रख सकता क्योंकि वे हवा में तैरती दिखेंगी। ऐसी भारी चीज़ें भी छिपा दो जिन्हें उठाकर वह लोगों पर फेंक सकता है। बहुत अच्छे, एडी ने कहा, हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। और सड़कों पर भी एक काम करना होगा, कैम ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या, एडी ने कहा, पूछा। पिसा हुआ कांच बिछा दो, कैंप ने कहा। मुझे पता है ये क्रूरता है लेकिन सोचो अगर वह आज़ाद रहा तो वह क्या तबाही मचा सकता है। एडी ने गहरी सांस ली। ये खेल के नियमों के खिलाफ है। मुझे नहीं पता ये सही होगा या नहीं लेकिन मैं पिसा हुआ कांच तैयार रखूंगा अगर उसने हद पार की तो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो आदमी अब इंसान नहीं रहा, कैंप ने कहा। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही वह भागने की इस हड़बड़ाहट से बाहर निकलेगा वो आतंक का राज शुरू कर देगा। हमारा एकमात्र मौका यही है कि हम उससे एक कदम आगे रहें। उसने पूरी मानव जाति से नाता तोड़ लिया है। अब उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगला दृश्य, अध्याय 26। अदृश्य आदमी गुस्से में पागल होकर कैंप के घर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही रास्ते में खेल रहे एक छोटे बच्चे को उसने इतनी ज़ोर से पकड़कर फेंका कि उस बेचारे के टखने की हड्डी टूट गई। इसके बाद कुछ घंटों तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया और उसने क्या किया। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह जून की चिलचिलाती धूप में पहाड़ी पर चढ़ता हुआ पोर्ट बटौक के खुले मैदानों की तरफ भागा होगा। वो अपनी किस्मत और धोखे पर बहुत गुस्से में था। आखिरकार गर्मी और थकान से बेहाल होकर उसने हिडटन टीन की झाड़ियों में पनाह ली होगी ताकि इंसानियत के खिलाफ अपनी अगली खतरनाक योजना बना सके। ये यही वो जगह थी जहाँ दोपहर करीब 2 बजे उसने एक बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा ये सोचना भी डरावना है। कैंप के धोखे ने उसे आग बबूला कर दिया था। हालांकि कैंप ने जो किया उसके पीछे ठोस कारण थे। फिर भी ग्रिफिन के नज़रिए से देखे तो उस पर हुआ वह अचानक हमला उसे पागल करने के लिए काफ़ी था। शायद उसे अपनी पुरानी हार याद आ गई हो क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि कैंप उसके आतंक के राज में उसका साथ देगा। दोपहर के समय वह पूरी तरह गायब रहा और कोई नहीं जानता कि 2:30 बजे तक उसने क्या किया। दुनिया के लिए अच्छा था कि वह शांत रहा लेकिन उसके खुद के लिए यह समय बर्बाद करने जैसा था। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। सुबह तक वह अदृश्य आदमी महज एक सुनी सुनाई कहानी या एक अनजाना डर था, लेकिन दोपहर तक नज़ारा बदल गया। कैंप की साफ साफ चेतावनी और घोषणा की वजह से अब लोग उसे एक ऐसे दुश्मन के रूप में देख रहे थे जिसे चोट पहुंचाई जा सकती थी और पकड़ा भी जा सकता था। पूरा इलाका बहुत तेज़ी से एकजुट होने लगा। दोपहर 2 बजे तक शायद उसके पास ट्रेन पकड़कर भागने का मौका था, लेकिन उसके बाद यह नामुमकिन हो गया। साउथहैम्पटन से लेकर मैनचेस्टर तक जाने वाली सभी ट्रेनों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और मालगाड़ियों को रोक दिया गया था। पोर्ट बर्टोक के चारों ओर लगभग 20 मील के दायरे में एक बड़ा घेरा बना दिया गया था। बंदूकों और लाठियों से लैस लोग 3-4 की टोलियों में शिकारी कुत्तों के साथ सड़कों और खेतों में उसकी तलाश करने निकल पड़े थे। घुड़सवार पुलिस ग्रामीण सड़कों पर लगातार गश्त लगा रही थी। वे हर झोपड़ी और हर घर पर रुककर लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि जब तक उनके पास हथियार ना हो वे अपने घर के दरवाजे बंद रखें और अंदर ही रहें। दोपहर 3 बजे तक सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे और डरे हुए बच्चे समूहों में भागते अपने घर पहुंच रहे थे। कैंप की घोषणा, जिस पर पुलिस प्रमुख एडी के हस्ताक्षर थे, शाम 4-5 बजे तक पूरे जिले में दीवारों पर चिपका दी गई थी। इसमें साफ तौर पर बताया गया था कि इस लड़ाई को कैसे जीतना है। अदृश्य आदमी को ना तो खाना मिलने देना और ना ही सोने देना है। हर पल चौकन्ना रहना, उसकी मौजूदगी के किसी भी छोटे से सबूत की तुरंत जानकारी देना ज़रूरी था। प्रशासन की कार्रवाई इतनी तेज़ थी और लोगों को इस अदृश्य खतरे पर इतना यकीन हो गया था कि सूरज डूबने से पहले ही कई सौ मील का इलाका एक किले में बदल चुका था। लेकिन सूर्यास्त से पहले ही उस सतर्क इलाके में डर की एक लहर दौड़ गई। एक दूसरे के कान में फुसफुसाती हुई ये खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। मिस्टर विकस्ट्रीट की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अगर हम ये मान लें कि अदृश्य आदमी ने हिंटन के घने जंगलों में पनाह ली थी तो ये भी मानना होगा कि दोपहर के बाद वह किसी खास मकसद से बाहर निकला था। वो मकसद क्या था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात के पक्के सबूत हैं कि मिस्टर विकस्ट्रीट से मिलने से पहले ही उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी। उन दोनों के बीच क्या हुआ इसका कोई गवाह नहीं है। यह घटना लॉर्ड बर्डोक के बंगले के गेट से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान रास्ते पर हुई थी। वहाँ के हालात देखकर पता चलता है कि वहाँ खौफनाक संघर्ष हुआ था।
ज़मीन खोदी हुई थी। मिस्टर विक्सटीट के शरीर पे गहरे घाव थे और उनकी छड़ी के टुकड़े पड़े थे। सिवाय पागलपन के इस हमले की और कोई वजह समझ नहीं आती। मिस्टर विक्सटीट लगभग 45 साल के एक सीधे साधे इंसान थे जो लॉर्ड बर्टॉक का काम संभालते थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि अदृश्य आदमी ने बाढ़ से उखाड़ी गई लोहे की एक छड़ से उन पर हमला किया। उसने उस बेचारे इंसान को रोका जो शांति से दोपहर का खाना खाने घर जा रहा था। उनकी बाँह तोड़ दी और फिर बेरहमी से उनके सिर पर वार करके उनकी जान ले ली। निसंदेह उसने मिस्टर विक्सटीट से मिलने से पहले ही बाढ़ से वह छड़ उखाड़ ली थी और उसे हमले के लिए तैयार रखा था। इस पूरी घटना में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि जिस जगह विक्सटीट की लाश मिली वो उनके घर जाने का सीधा रास्ता नहीं था, बल्कि उससे करीब 200 गज दूर था। दूसरी बात एक छोटी बच्ची की गवाही है। इसने उसने स्कूल जाते समय मिस्टर विक्सटीट को एक खेत से गड्ढे की ओर अजीब तरीके से दौड़ते देखा था। बच्ची के अनुसार विक्सटीड ऐसे दौड़ रहे थे जैसे वे ज़मीन पर अपने आगे किसी चीज़ का पीछा कर रहे हो और अपनी छड़ी से उस पर बार बार प्रहार कर रहे हो। वह बच्ची उन्हें जीवित देखने वाली आखिरी इंसान थी। पेड़ों के एक झुंड और ज़मीन की ढलान की वजह से वह खौफनाक संघर्ष उसकी नज़रों से ओझल हो गया और वहीं विक्सटीड की मौत हो गई। लेखक के विचार में यह घटना ये साबित करती है कि यह हत्या पूरी तरह से बिना सोचे समझे किया गया काम नहीं थी। हम ये मान सकते हैं कि ग्रिफिन ने वह लोहे की छड़ी अपनी सुरक्षा के लिए उठाई होगी, लेकिन शायद उसका इरादा किसी की जान लेने का नहीं रहा होगा। मुमकिन है कि जब मिस्टर विक्सटीड वहाँ से गुजरे तो उनकी नज़र हवा में रहस्यमय ढंग से तैरती हुई इस छड़ी पर पड़ी हो। चूंकि पोर्ट बर्डोग यहाँ से 10 मील दूर था, तो हो सकता है कि विक्सटीड ने उस समय तक अदृश्य आदमी के बारे में सुना भी ना हो। ऐसे में उन्होंने बिना सोचे समझे उस अजीब चीज़ का पीछा करना शुरू कर दिया। यह भी संभव है कि अदृश्य आदमी यानी ग्रिफिन चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहता हो ताकि किसी को उसके होने का पता न चले। लेकिन विक्सटीड उत्सुकता और हैरानी में उस हवा में चलती चीज़ के पीछे भागने लगे और आखिरकार अपनी छड़ी से उस पर वार कर दिया हो। इसमें कोई शक नहीं कि सामान्य हालत में अदृश्य आदमी अपने अधेड़ उम्र के पीछा करने वाले विक्सटीड से आसानी से बचकर भाग सकता था। लेकिन विक्सटीड की लाश जिस जगह मिली, उससे लगता है कि बदकिस्मती से उन्होंने ग्रिफिन को बिच्छू बूटी की झाड़ियों और गड्ढे के बीच एक कोने में घेर लिया था। जो लोग ग्रिफिन के भयानक गुस्से को जानते हैं, उनके लिए इसके बाद जो हुआ होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, एकमात्र कड़वा सच, क्योंकि बच्चों की कहानियाँ अक्सर भरोसेमंद नहीं होती। विक्सटीड की लाश और झाड़ियों में पड़ी वह खून से सनी लोहे की छड़ है। ग्रिफिन का उस छड़ को वहीं फेंक देना ये दिखाता है कि इस हत्या के बाद वह अंदर से हिल गया था। जिस मकसद से उसने वह छड़ उठाई थी, वो मकसद अब खत्म हो चुका था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह एक बहुत घमंडी और पत्थर दिल इंसान था। लेकिन अपने पहले शिकार को अपने पैरों के पास खून से लथपथ और बेहाल पड़ा देखकर शायद उसके मन में भी पछतावे की कोई लहर उठी होगी। उस पल के लिए उसकी सारी बड़ी योजनाएं मिट्टी में मिल गई होंगी। मिस्टर विक्सटीट की हत्या के बाद ऐसा लगता है कि वह पहाड़ी रास्तों से होता हुआ फिर से गायब हो गया। सूर्यास्त के समय फर्न बॉटम के पास एक खेत में दो आदमियों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। यह एक मशहूर कहानी बन गई है। वो आवाज़ कभी विलाप कर रही थी, कभी पागलों की तरह हंस रही थी, तो कभी सिसकने और कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। वो बार बार चीख भी रही थी। सुनने वालों के लिए वह आवाज़ बहुत डरावनी और अजीब रही होगी। वो आवाज़ घास के खेत के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे पहाड़ियों की ओर जाकर शांत हो गई। उस समय उस दोपहर अदृश्य आदमी को यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कैंप ने कितनी तेज़ी से उसके भरोसे का इस्तेमाल उसे पकड़ने के लिए किया है। उसने देखा होगा कि हर घर के दरवाजे बंद और सुरक्षित हैं। वो रेलवे स्टेशनों के आसपास भटका होगा और सरायों यानी होटलों में भी ताक झाँक की होगी। यकीनन उसने अपनी गिरफ्तारी के पोस्टर पढ़े होंगे और समझ गया होगा कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। जैसे जैसे शाम हुई, खेतों में 3-4 आदमियों की टोलियां फैल गईं और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। इन शिकारियों को साफ निर्देश थे कि अगर अदृश्य आदमी दिखे तो सब एक दूसरे की मदद के लिए तुरंत पहुँचे। लेकिन वो उन सब से बचकर निकल गया। हम उसकी चिढ़ को समझ सकते हैं। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा होगा कि कैम ने उसी की बताई हुई बातों का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया था। कम से कम उस दिन तो वो टूट गया था। विक्सटीट पर हमला करने से पहले तक लगभग 24 घंटों के लिए वह महज एक भगौड़ा बनकर रह गया था। उस रात उसने ज़रूर कहीं छिपकर खाया और सोया होगा, क्योंकि अगली सुबह वह फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया था। फुर्तीला, ताकतवर, गुस्से से भरा और नफरत से लबालब। वह दुनिया के खिलाफ अपनी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। अगला दृश्य, अध्याय 27। डॉक्टर कैम ने एक अजीब सा खत पढ़ा जो चिकने कागज़ पर पेंसिल से लिखा गया था। उस खत में लिखा था, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी और काफ़ी चतुराई दिखाई। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। तुम मेरे खिलाफ हो गए हो। पूरे दिन तुमने मेरा पीछा किया और मेरी रात की नींद छीनने की कोशिश की।
लेकिन तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद मैंने खाना भी खाया और मैं सोया भी। खेल तो अब शुरू हुआ है। अब मेरे पास आतंक फैलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं आज से आतंक के राज के पहले दिन का ऐलान करता हूँ। अपने पुलिस कर्नल और बाकी सबको बता दो, पोर्ट बटोक अब रानी के शासन में नहीं है, बल्कि ये मेरे यानी अदृश्य पुरुष के कब्जे में है। ये एक नए युग का पहला दिन है। शुरुआत में नियम बहुत सीधे होंगे। मिसाल के तौर पर आज पहले दिन एक आदमी को मौत की सज़ा दी जाएगी। उस आदमी का नाम है कैंप। आज से उसकी मौत का वक्त शुरू होता है। वो चाहे तो खुद को कमरे में बंद कर ले, छिप जाए, अपने चारों ओर पहरेदार बिठा ले या लोहे का कवच पहन ले। अदृश्य मौत उसके पास पहुंच कर रहेगी। उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसका अंजाम दूसरों के लिए एक सबक होगा। दोपहर तक मौत अपना काम शुरू कर देगी। जैसे ही डाकिया ये चिट्ठी गिरा कर जाएगा, खेल शुरू हो जाएगा। मौत का दौर शुरू हो जाएगा। लोगों, लोगों, कैंप की मदद मत करना वरना मौत तुम पर भी टूट पड़ेगी। आज कैंप की मौत होने वाली है। कैंप ने उस खत को 2 बार पढ़ा और बोले, ये कोई मजाक या धोखा नहीं है, ये उसी की भाषा है और वो जो कह रहा है सच कह रहा है। उन्होंने कागज़ को पलट कर देखा। उस पर हिंटन टीम की मोहर लगी थी और 2 पेंस का भुगतान जैसा डाक का सामान्य विवरण लिखा था। चिट्ठी दोपहर 1 बजे की डाक से आई थी। कैंप अपना लंच अधूरा छोड़कर धीरे से उठे और अपने स्टडी रूम में चले गए। उन्होंने अपनी नौकरानी को बुलाया उन्होंने अपनी नौकरानी को बुलाया, सख्त आदेश दिया कि वह तुरंत पूरे घर का चक्कर लगाए, सभी खिड़कियों की कुंडी और ताले जांच ले और सारे शटर बंद कर दे। उन्होंने खुद अपने कमरे के शटर गिरा दिए। फिर अपनी अलमारी की एक बंद दराज से छोटी रिवॉल्वर निकाली, उसे ठीक से चेक किया और अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने कर्नल लेडी और कुछ अन्य लोगों के नाम छोटे छोटे नोट लिखे और अपनी नौकरानी को दे दिए। उन्होंने उसे घर से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता भी समझाया और ढांढस बताते हुए कहा, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि उनके मन में ये बात थी कि खतरा सिर्फ उनके खुद के लिए। इसके बाद वे कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे और फिर अपना ठंडा होता हुआ खाना खाने के लिए मेज़ पर लौट गए। वो सोचते सोचते खाना खा रहे थे। अचानक उन्होंने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा और कहा, हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। इस बार मैं खुद चारा बनूंगा। वो मुझे मारने के चक्कर में बहुत आगे आएगा और पकड़ा जाएगा। वे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे और अपने पीछे हर दरवाज़ा सावधानी से बंद करते चले गए। उन्होंने खुद से कहा, यह एक खेल है, बड़ा ही अजीब खेल। लेकिन मिस्टर ग्रिफिन, भले ही आप अदृश्य हों, फिर भी इस खेल को जीतने के चांस मेरे ज़्यादा हैं। यह पूरी दुनिया के खिलाफ ग्रिफिन की जंग है। कैम खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की धूप भरी पहाड़ियों को देखने लगे। उन्होंने सोचा, उसे रोज़ कहीं ना कहीं से तो खाना मिलता ही होगा। मुझे उस पर तरस आता है। क्या वो कल रात सच में सो पाया होगा, कहीं खुले आसमान के नीचे? इस गर्मी की जगह काश ठंडा और बरसात का मौसम होता, ताकि वो पकड़ा जाता। तभी अचानक उनके मन में ख्याल आया, हो सकता है वो इस वक्त मुझे देख रहा हो। वे खिड़की के थोड़ा और पास गए। तभी अचानक किसी चीज़ ने खिड़की के फ्रेम के ऊपर ईंटों पर जोर से टक्कर मारी। कैंप डर कर पीछे हट गए। मेरी घबराहट बढ़ रही है, कैंप ने खुद से कहा। लेकिन 5 मिनट बाद वे फिर खिड़की के पास गए और मन को तसल्ली देते हुए बोले, कोई गौरैया यानी चिड़िया रही होगी जिसने वहाँ टक्कर मारी होगी। तभी सामने के दरवाजे की घंटी बजी और कैंप तेजी से नीचे भागे। उन्होंने बहुत सावधानी से कुंडी खोली, ताला खोला और सुरक्षा वाली जंजीर लगी रहने दी। उन्होंने खुद को छिपाते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। वो कर्नल एडी थे। कैंप, तुम्हारी नौकरानी पर हमला हुआ है, एडी ने दरवाजे के बाहर से ही कहा। क्या? कैंप ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा वो खत जो तुमने मुझे भेजा था, उसने यानी अदृश्य आदमी ने उसके हाथ से छीन लिया। वो यहीं कहीं आसपास ही छुपा है। मुझे जल्दी अंदर आने दो, एडी ने घबरा कर कहा। कैम ने जंजीर हटाई और एडी जितनी जल्दी हो सके कम से कम जगह बनाकर अंदर घुस गए। जब कैम ने दोबारा दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया, तब जाकर एडी की जान में जान आई। वे हॉल में खड़े होकर बोले, उसने लड़की के हाथ से नोट छीन लिया। वो बेचारी बुरी तरह डर गई और इस वक्त थाने में। वो बहुत परेशान थी। कैम, वो शैतान यहीं कहीं आसपास ही मंडरा रहा है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैम ने गुस्से में कसम खाई। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, कैम ने खुद को कोसते हुए कहा। मुझे अंदाज़ा होना चाहिए था। हिंटन से यहाँ तक पैदल आने में 1 घंटा भी नहीं लगता। तो क्या वह इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया? क्या चल रहा है, एडी ने पूछा। ये देखो, कैंप ने कहा और एडी को अपने स्टडी रूम की ओर ले गए। उन्होंने एडी को अदृश्य आदमी का वह धमकी भरा खत थमा दिया। एडी ने उसे पढ़ा और हैरानी में धीरे से सीटी बजाई। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है, एडी ने पूछा। मैंने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाने की सोची थी, एक बेवकूफ़ की तरह, कैंप ने कहा, और अपनी उसी योजना वाला खत अपनी नौकरानी के हाथ तुम्हें भेज दिया जिसे ग्रिफिन ने रास्ते में ही छीन लिया। एडी ने भी गुस्से में कैंप की तरह ही कुछ अपशब्द कहे। वो यहाँ से चला जाएगा, एडी ने तसल्ली देते हुए कहा। नहीं, वो नहीं जाएगा,
कैम ने यकीन के साथ कहा। ऊपर की मंजिल से कांच टूटने की एक ज़ोरदार आवाज़ आई। कांच सॉरी कर्नल एडी की नज़र कैम की जेब पर पड़ी, जहाँ से एक छोटी रिवॉल्वर बाहर झांक रही थी। ऊपर की खिड़की टूट गई है, कैम ने कहा, और तेज़ी से ऊपर की ओर भागे। जब वे सीढ़ियों पर ही थे तभी दोबारा कांच टूटने की आवाज़ गूंजी। जैसे ही वे स्टडी रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे की 3 में से 2 खिड़कियां टूट चुकी थीं। फर्श कांच के टुकड़ों से भरा पड़ा था और एक बड़ा पत्थर कैम की मेज़ पर आ गिरा था। दोनों आदमी दरवाजे पर ही ठिठक गए और उस तबाही को देखने लगे। कैंप ने गुस्से में फिर से गाली दी। तभी अचानक तीसरी खिड़की पर भी पत्थर लगा और वह पिस्तौल चलने जैसी आवाज़ के साथ टूट गई। कांच के नुकीले टुकड़े कांपते हुए पूरे कमरे में बिखर गए। वह ये सब क्यों कर रहा है? एडी ने घबरा कर पूछा। ये तो बस शुरुआत है, कैम ने जवाब दिया। क्या वो यहाँ से ऊपर चढ़कर अंदर आ सकता है? एडी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। एक बिल्ली भी यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकती, कैंप ने कहा। क्या यहाँ शटर नहीं है? यहाँ नहीं है, नीचे के सभी कमरों में तो है, लेकिन यहाँ, अरे ये देखो। नीचे से किसी भारी चीज़ के टकराने का ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर लकड़ी के तख्तों के टूटने की आवाज़ आई। अरे नहीं, कैम ने चिल्ला कर कहा। ज़रूर वो अब बेडरूम की खिड़कियाँ तोड़ रहा है। वो पूरे घर के साथ यहीं करने वाला है, लेकिन वो बेवकूफ़ है। खिड़कियाँ टूटी और कांच के टुकड़े बाहर गिरेंगे, जिससे उसके पैर कट जाएंगे। तभी एक और खिड़की के टूटने की आवाज़ आई। दोनों आदमी सीढ़ियों पर खड़े होकर सोच में डूबे थे कि क्या करें। मुझे एक आइडिया आया, एडी ने कहा। मुझे कोई डंडा या छड़ी दे दो, मैं तुरंत भागकर थाने जाता हूँ, शिकारी कुत्तों को लेकर आता हूँ। कुत्तों के आने से वो शांत हो जाएगा। थाना पास ही है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसी बीच एक और खिड़की चकनाचूर हो गई। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी रिवॉल्वर है? एडी ने पूछा। कैम का हाथ अपनी जेब की तरफ गया, पर वो थोड़ा हिचकिचाए। मेरे पास एक्स्ट्रा रिवॉल्वर नहीं है। मुझे अपनी वाली दे दो, मैं इसे लेकर वापस आ जाऊँगा, एडी ने कहा। तुम यहाँ घर के अंदर सुरक्षित रहोगे। कैम को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वे अपने दोस्त को निहत्था बाहर भेज रहे, इसलिए उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एडी को सौंप दी। अब मुझे दरवाज़ा खोलना होगा, एडी ने कहा। जब वे हॉल में झिझकते हुए खड़े थे, तभी ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम की खिड़की टूटने की आवाज़ आई। कैम्बो के दरवाजे के पास गए और बहुत धीरे से कुंडी खोली। डर के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने एडी से कहा, तुम्हें अब सीधे बाहर निकलना होगा। अगले ही पल एडी बाहर था और कैम ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। एडी एक पल के लिए वहीं रुका, क्योंकि उसे दरवाजे से सटका खड़े होने में सुरक्षित महसूस हो रहा था। फिर वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से उतरा और लॉन पार करके गेट तक पहुंचा। तभी घास पर हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई हवा चली हो। पास ही कुछ हिला। अचानक एक आवाज़ आई, वहीं रुक जाओ। एडी तुरंत थम गया। उसका चेहरा पीला और गंभीर था। उसकी हर नस तनाव में थी और हाथ रिवॉल्वर पर कस गया था। तो अब क्या? एडी ने पूछा। मेहरबानी करके घर के अंदर वापस चले जाओ, उस अदृश्य आवाज़ ने कहा। वो आवाज़ भी एडी की तरह ही तनावपूर्ण और गंभीर थी। एडी ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और थोड़ी भारी आवाज़ में कहा, माफ़ करना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसे लगा कि आवाज़ बाईं ओर से आ रही है। वो सोचने लगा कि क्या वो भागकर बच सकता है। तुम बाहर क्यों जा रहे हो? उस आवाज़ ने पूछा। तभी दोनों के बीच तेज़ी से हलचल हुई और एडी के जेब में रखी रिवॉल्वर पर सूरज की रोशनी चमकी। एडी रुका और सोचने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कहाँ जाता हूँ, ये मेरा निजी मामला है। अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक एक हाथ ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसकी पीठ पर घुटने से जोरदार प्रहार हुआ। एडी पीछे की ओर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और घबराहट में एक बेकार सी गोली चलाई, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और रिवॉल्वर उसके हाथ से छीन ली गई। उसने उठने की नाकाम कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। धिक्कार है, एडी गुस्से और दर्द में चिल्लाया। दूसरी ओर से हंसने की आवाज़ आई। अगर तुमने वो एक गोली बर्बाद न की होती तो मैं तुम्हें अभी मार मार डालता, अदृश्य आवाज़ ने कहा। एडी ने देखा कि उसकी रिवॉल्वर हवा में ज़मीन से करीब 6 फीट ऊपर तैर रही थी और उसी की तरफ तनी हुई थी। अब क्या चाहते हो? एडी ने उठते हुए पूछा। खड़े हो जाओ, आवाज़ ने आदेश दिया। एडी खड़ा हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। आवाज़ अब गुस्से से भर गई थी। कोई चालाकी मत करना, याद रखना, भले ही तुम मेरा चेहरा ना देख सको, पर मैं तुम्हारा चेहरा साफ देख सकता हूँ। तुम्हें अब घर के अंदर वापस जाना होगा। कैम मुझे अब अंदर नहीं लेगा, एडी ने कहा। ये तो बड़े अफसोस की बात है, अदृश्य आदमी ने कहा। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ कैंप है। एडी ने अपने सूखे होठों पर फिर से जीभ फेरी। उसने अपनी नज़र रिवॉल्वर की नली से हटाकर दूर समुद्र की ओर देखा, जो दोपहर की तेज़ धूप में गहरा नीला चमक रहा था। उसने हरी घास, पहाड़ी की सफ़ेद चट्टानों और उस भीड़ भाड़ वाले शहर को देखा, और अचानक उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और वह इसे खोना नहीं चाहता। उसकी नज़र फिर से उस छोटी सी धातु की रिवॉल्वर पर पड़ी, जो हवा में ज़मीन से कुछ ऊपर लटकी हुई थी। अब मैं क्या करूं? उसने उदास होकर पूछा। मैं भी क्या करूं? अदृश्य आदमी ने पलट कर पूछा।
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस घर चले जाओ। एडी ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम वादा करते हो कि जब मैं अंदर जाऊँगा तो तुम ज़बरदस्ती दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करोगे? अदृश्य आवाज़ ने जवाब दिया, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। इधर एडी को बाहर भेजने के बाद कैंप जल्दी से ऊपर की मंजिल पर चले गए थे। वे स्टडी रूम की खिड़की के किनारे छिपकर बहुत सावधानी से बाहर झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि एडी हवा में किसी से बातें कर रहा है। वो गोली क्यों नहीं चला रहा? कैम ने मनी मन सोचा। तभी अचानक रिवॉल्वर थोड़ी हिली और सूरज की रोशनी उस पर पड़कर सीधे कैम की आंखों में चमकी। कैम ने चकाचौंध से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और ये समझने की कोशिश करने लगा कि वह चमक कहाँ से आ रही है। निश्चित रूप से कैम ने खुद से कहा, एडी के हाथ से रिवॉल्वर छूट गई है। नीचे लॉन में एडी कह रहा था, वादा करो कि तुम दरवाजे पर ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश नहीं करोगे। इस खेल को बहुत ज़्यादा मत खींचो। हर खिलाड़ी को अपनी जान बचाने का एक मौका तो दो। अदृश्य आदमी ने कड़े स्वर में जवाब दिया, तुम बस घर वापस जाओ। मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं किसी बात का वादा नहीं करूँगा। एडी ने अचानक एक फैसला लिया। वह घर की तरफ मुड़ा और अपने हाथ पीछे बांधकर बहुत धीरे धीरे चलने लगा। ऊपर से कैंप उसे हैरानी से देख रहे थे। रिवॉल्वर कभी गायब होती तो कभी सूरज की रोशनी में चमक उठती। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो छोटी सी काली चीज़ यानी रिवॉल्वर एडी के ठीक पीछे पीछे हवा में तैरती हुई आ रही थी। फिर सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। एडी अचानक पीछे की तरफ उछला और मुड़कर उस तैरती हुई रिवॉल्वर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाई थी कि अचानक ही गोली चली। कैम को गोली की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, शायद धमाके की आवाज़ कहीं दब गई थी। लेकिन उन्होंने एडी के पास हवा में नीले धुएं का एक छोटा सा डब्बा धब्बा देखा। एडी दर्द से तड़पा। एक हाथ के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन फिर मुंह के बल आगे की ओर गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। कुछ देर तक कैंप एडी के शांत पड़े शरीर को देखते रहे। दोपहर की धूप बहुत तेज थी और स्थिर थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया थम गई हो। बस कुछ छोटी तितलियां झाड़ियों के पास एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। एडी फाटक के पास लॉन पर बेजान पड़ा था। पहाड़ी पर बने सभी घरों के पर्दे गिरे हुए थे। बस एक छोटे से हरे रंग के समर हाउस में एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद कपड़ों को सीता हुआ दिख रहा था। कैंप ने उस रिवॉल्वर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह अब कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कैंप की नज़रें फिर से एडी पर टिक गई। उन्हें एहसास हुआ कि मौत का ये खेल अब पूरी तरह शुरू हो चुका है। तभी अचानक सामने के दरवाजे पर घंटी बजी और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। जल्दी ये आवाज़ एक शोर में बदल गई, लेकिन कैंप के आदेश के अनुसार सभी नौकरों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था, इसलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। कैंप बैठकर आहटे सुनने लगे और फिर बारी बारी से तीनों खिड़कियों से बाहर झाँका। वे बेचैनी में सीढ़ियों के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपने कमरे से पोकर यानी आग को रेतने वाली लोहे की छड़ उठा ली और नीचे की खिड़कियों को दोबारा चेक करने गए। सब कुछ सुरक्षित और बंद था। जब वे वापस ऊपर आए तो एडी अभी भी उसी हाल में पड़ा था। तभी उन्होंने देखा कि सड़क पर उनकी नौकरानी तो पुलिस वाले घर की तरफ आ रहे थे। माहौल अब भी जानलेवा बना हुआ था। पुलिस वाले और नौकरानी बहुत धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहे थे। कैम सोच रहे थे कि उनका दुश्मन ग्रिफिन इस वक्त क्या चाल चल रहा होगा। अचानक वे चौंक गए। नीचे से एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। कैम थोड़ा झिझक के बाद नीचे देखने गए। पूरा घर धमाकों और लकड़ी के टूटने की डरावनी आवाज़ों से गूंज रहा था। उन्होंने सुना कि खिड़कियों के शटरों के लोहे के खूंटे टूट रहे हैं। जैसे ही कैम ने रसोई का दरवाज़ा खोला, खिड़की के शटर टूटकर और चकनाचूर होकर अंदर आ गिरे। वो ये देखकर दंग रह गए कि शटरों पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। अब वह कुल्हाड़ी खिड़की के फ्रेम और लोहे की सलाखों पर ज़ोर ज़ोर से चोट कर रही थी। तभी कुल्हाड़ी एक तरफ गिरी और ओझल हो गई। कैंप ने देखा कि बाहर ज़मीन पर उनकी रिवॉल्वर पड़ी थी, जो अचानक हवा में उछल गई। वो समझ गए कि ग्रिफिन ने हथियार उठा लिया और वे तुरंत पीछे हट गए। रिवॉल्वर से गोली चली और दरवाजे का एक टुकड़ा उड़कर कैंप के सिर के ठीक ऊपर से निकल गया। कैंप ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। दरवाजे के पीछे से उन्हें ग्रिफिन के चिल्लाने और पागलों की तरह हंसने की आवाज़ आई। इसके तुरंत बाद कुल्हाड़ी के वार फिर से शुरू हो गए, जो सब कुछ चीर देने पर आमादा थे। कैम गलियारे में खड़े सोच रहे थे कि अब क्या होगा। उन्हें पता था कि कुछ ही पलों में अदृश्य आदमी रसोई के अंदर होगा। वो दरवाज़ा उसे एक मिनट भी नहीं रोक पाएगा और उसके बाद तभी सामने के दरवाजे की घंटी फिर बजी। कैम समझ गए कि पुलिस आ गई है। वे दौड़कर हॉल में गए, ताला खोला और कुंडी खींची। दरवाज़ा पूरी तरह खोलने से पहले उन्होंने बाहर खड़ी लड़की की आवाज़ सुनी ताकि पक्का हो सके कि वो पुलिस वाले ही हैं। फिर तीनों लोग तेज़ी से अंदर घुसे और कैम ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अदृश्य आदमी यही है, कैम ने हाँफते हुए कहा। उसके पास रिवॉल्वर है और उसमें 2 गोलियां बची हैं। उसने एडी को मार डाला है। गोली मार दी उसे।
क्या तुमने उसे लॉन पर पड़ा हुआ नहीं देखा? किसे? एक पुलिस वाले ने हैरान होकर पूछा। एडी को, कैम ने जवाब दिया। हम घर के पीछे वाले रास्ते से आए थे, इसलिए हमें कुछ नहीं दिखा, लड़की ने बताया। तभी घर में कुछ और टूटने की जोरदार आवाज़ आई। ये क्या टूट रहा है? दूसरे पुलिस वाले ने पूछा। कैंप ने कहा, वह रसोई के रास्ते अंदर घुस रहा है, उसे कहीं से कुल्हाड़ी मिल गई है। अचानक पूरे घर में रसोई के दरवाजे पर कुल्हाड़ी के जोरदार वार गूंजने लगे। वह लड़की रसोई की ओर देखकर डर से कांप गई और पीछे हटकर डाइनिंग रूम की तरफ भाग गई। कैंप लड़खड़ाती आवाज़ में पुलिस वालों को पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने सुना कि रसोई का दरवाज़ा टूटकर खुल गया है। इधर आओ, कैंप ने फुर्ती दिखाई और पुलिस वालों को धक्का देते हुए डाइनिंग रूम की ओर ले गए। कैंप चिल्लाए, पोकर उठाओ। पोकर यानी आग को रेतने वाली लोहे की भारी छड़। वे तेजी से अंगीठी के पास गए और वहां रखे लोहे के दो पोकर उठाकर दोनों पुलिस वालों को थमा दिए। तभी अचानक कैंप को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि हमला शुरू हो चुका था। बचो, एक पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा। वो नीचे की ओर झुका और अपने लोहे के पोकर से ग्रिफिन की कुल्हाड़ी के वार को बीच में ही रोक लिया। उसी पर ग्रिफिन ने रिवॉल्वर से एक और गोली चलाई, जो सीधे दीवार पर लगी एक कीमती पेंटिंग को चीरती हुई निकल गई। तभी दूसरे पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाई और अपने पोकर से अदृश्य हाथ पर जोरदार प्रहार किया, जिसमें रिवॉल्वर थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई उड़ते हुए ततैयों को मारता है। वार इतना सटीक था कि रिवॉल्वर ग्रिफिन के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जैसे ही भिड़न शुरू हुई, वो लड़की डर के मारे चीखने लगी। कुछ पल तो वह चिमनी के पास खड़ी कांपती रही। फिर वह खिड़की के शटर खोलने के लिए भागी। शायद वह टूटी हुई खिड़की से बाहर भागना चाहती थी। कुल्हाड़ी हवा में पीछे हटी और फर्श से करीब 2 फीट ऊपर लटक गई। पुलिस वालों को अदृश्य आदमी के तेज सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो चिल्लाया, तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे सिर्फ वो आदमी यानी कैम चाहिए, और हमें तुम चाहिए। पहले पुलिस वाले ने फुर्ती से आगे बढ़ते हुए कहा और आवाज़ की दिशा में अपने लोहे के पोकर से वार किया। अदृश्य आदमी पीछे हटने लगा और गलती से छाता रखने वाले स्टैंड से टकरा गया। पुलिस वाले ने फिर से वार किया, लेकिन वह चूक गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। इसी का फ़ायदा उठाकर अदृश्य आदमी ने कुल्हाड़ी से ज़ोरदार पलटवार किया। वार इतना भयानक था कि पुलिस वाले का हेलमेट कागज़ की तरह पिचक गया और वह रसोई की सीढ़ियों के पास ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी दूसरे पुलिस वाले ने मौका पाकर कुल्हाड़ी के पीछे वाली जगह पर लोहे की छड़ से ज़ोरदार प्रहार किया। छड़ किसी नरम चीज़ यानी ग्रिफिन के शरीर से टकराई और चटकने की आवाज़ आई। दर्द की एक तीखी चीख सुनाई दी और कुल्हाड़ी ग्रिफिन के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। पुलिस वाले ने फिर से हवा में वार किया, लेकिन इस बार कुछ हाथ नहीं लगा। उसने तुरंत अपना पैर कुल्हाड़ी पर रख दिया ताकि ग्रिफिन उसे दोबारा न उठा सके। वो लोहे की छड़ थामे एकदम चौकन्ना खड़ा हो गया और हल्की सी हलचल पर भी कान लगाने लगा। तभी डाइनिंग रूम की खिड़की खुलने की आवाज़ आई और अंदर किसी के तेजी से दौड़ने की आहट सुनाई दी। ज़मीन पर गिरा हुआ पुलिस वाला करवट बदल कर उठने की कोशिश करने लगा। उसके कान के पास से खून बह रहा था। उसने पूछा, वो कहाँ है? पता नहीं, दूसरे पुलिसकर्मी ने जवाब दिया। मैंने उसे चोट तो पहुंचाई है, वो यहीं हॉल में ही कहीं होगा। कहीं वो आपके पास से तो नहीं निकल गया? डॉक्टर कैंप कहाँ हैं आप? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। पुलिस वाले ने फिर आवाज़ दी, डॉक्टर कैंप। दूसरा पुलिस वाला पूरी तरह खड़ा हो गया था। तभी अचानक रसोई की सीढ़ियों पर नंगे पैरों के दौड़ने की हल्की सी आहट सुनाई दी। पकड़ो उसे! पहला पुलिस वाला चिल्लाया और गुस्से में अपना लोहे का पोकर उस तरफ फेंक मारा, जिससे दीवार पर लगा एक छोटा गैस ब्रैकेट टूट गया। उसे लगा कि अदृश्य आदमी नीचे की ओर भागा और वह उसका पीछा करने ही वाला था। फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और डाइनिंग रूम के अंदर चला गया। डॉक्टर कैंप, उसने कहना शुरू किया, पर अचानक उसकी ज़ुबान रुक गई। उसका साथी भी पीछे से कमरे में झांकने लगा। खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी, लेकिन कमरे में ना तो वो नौकरानी थी और न ही डॉक्टर कैंप। पहला पुलिस वाला तंज कसते हुए बोला, डॉक्टर कैंप तो बड़े बहादुर निकले। उसका मतलब था कि कैंप डरकर खिड़की से भाग निकले। दूसरे पुलिस वाले ने भी कैंप की इस बहादुरी पर बहुत कड़े शब्दों में अपनी राय दी। अगला दृश्य, अध्याय 28। मिस्टर हीलस, जो कैंप के सबसे करीबी पड़ोसी थे, अपने बगीचे के छोटे से समर हाउस में आज सो रहे थे। जब कैंप के घर पर हमला हुआ तब भी वे गहरी नींद में थे। हीलस उन गिने चुने जिद्दी लोगों में से थे जो अदृश्य आदमी की बातों को महज एक बकवास मानते थे और उन पर यकीन नहीं करते थे। हालांकि उनकी पत्नी को इन बातों पर पूरा भरोसा था। वे रोज़ाना की तरह अपने बगीचे में बेफिक्र घूमते रहे, दोपहर में सो गए। खिड़कियां टूटने के शोर से भी उनकी नींद नहीं खुली। लेकिन अचानक उन्हें कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ और वे जाग गए। उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए कैंप के घर की तरफ देखा और देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत ही खराब है जो उन्हें ऐसा नज़ारा देखना पड़ रहा है। कैंप का घर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ हफ्तों से कोई हिंसक दंगा चल रहा हो और वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो। घर की हर खिड़की टूटी हुई थी।
ऊपर के स्टडी रूम की खिड़कियों को छोड़कर बाकी सभी खिड़कियां अंदर से लोहे के शटरों से ढकी हुई थीं। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और हैरान होकर बोले, मुझे पूरा यकीन है कि 20 मिनट पहले तक तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक था। दूर कहीं से कांच टूटने और एक धमाके की हल्की आवाज़ आई। मिस्टर हीलस अभी ये सब देखकर हैरान ही थे कि तभी उनकी आंखों के सामने एक और भी अजीब नज़ारा सामने आया। ड्राइंग रूम की खिड़की के शटर ज़ोर से खुले और बाहर जाने के कपड़ों में सजी नौकरानी खिड़की खोलने के लिए पागलों की तरह जद्दोजहद करती दिखी। अचानक उसके पीछे एक आदमी दिखाई दिया जो उसकी मदद कर रहा था। वे डॉक्टर कैम्प थे। अगले ही पल खिड़की खुल गई और नौकरानी बाहर निकलने की कोशिश में आगे की ओर गिरी और झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। मिस्टर हीलस अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वे गुस्से और हैरानी में बुदबुदा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि कैम खिड़की की चौखट पर चढ़े, नीचे कूदे और तुरंत झाड़ियों के बीच वाले रास्ते पर दौड़ने लगे। दौड़ते समय वे थोड़े झुककर भाग रहे थे, जैसे कोई शिकारी की नज़र से बचने की कोशिश कर रहा हो। वे एक पेड़ के पीछे ओझल हुए और फिर खुले मैदान की बाढ़ फांदते हुए दिखाई दिए। अचानक वे दौड़ते हुए लड़खड़ाए, खुद को संभाला और ढलान की तरफ मिस्टर हीलस की ओर बहुत तेज़ी से भागने लगे। हे भगवान! मिस्टर हीलस चिल्लाए, जैसे अचानक उनके दिमाग की बत्ती जल गई। ये वही अदृश्य आदमी है। तो वो सारी बातें सच थीं। मिस्टर हीलस के लिए किसी बात को सोचना ही उसे करने के बराबर था। ऊपर की खिड़की से उनका रसोइया उन्हें देख रहा था और वह ये देखकर हैरान रह गए कि हीलस 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने घर की ओर भागे चले आ रहे हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, घंटी बजाई और किसी बैल की तरह दहाड़ कर बोले, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियाँ लगा दो, सब कुछ सील कर दो, अदृश्य आदमी आ रहा है। देखते ही देखते पूरा घर चीख पुकार और भाग दौड़ से भर गया। हीलस खुद बरामदे की खिड़कियां बंद करने के लिए दौड़े। जैसे ही वे कुंडी लगा रहे थे उन्होंने देखा कि कैंप बगीचे की बाड़ फांद कर अंदर आ चुके हैं। अगले ही पल कैंप टेनिस लॉन को पार करते हुए घर की ओर पागलों की तरह भाग रहे थे। तुम अंदर नहीं आ सकते, हीलस ने खिड़की की कुंडी चढ़ाते हुए अंदर से चिल्ला कर कहा। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा है तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकता। कैंप डर से कांपते हुए खिड़की के शीशे के पास आए, उसे पीटा और अंदर आने की गुहार लगाई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सारी कोशिशें बेकार है तो वो बरामदे की तरफ भागे। उनकी उसकी रेलिंग फांदी और घर के बगल वाले दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। अंत में कोई रास्ता ना पाकर वे गेट से बाहर निकले और पहाड़ी वाली सड़क पर दौड़ने लगे। मिस्टर हीलस अपनी खिड़की से ये सब डरी हुई नज़रों से देख रहे थे। कैंप अभी ओझल ही हुए थे कि हीलस ने देखा कि उनके खेत की सब्जियां किसी अनदेखे पैरों के नीचे कुचली जा रही हैं। ये देखते ही हीलर डर के मारे ऊपर की मंजिल की ओर भागे। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्हें बगल वाले गेट के ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। अदृश्य आदमी कैंप के पीछे निकल चुका था। पहाड़ी सड़क पर पहुंचते ही कैंप ने नीचे शहर की तरफ दौड़ना शुरू किया। ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था जैसा उन्होंने 4 दिन पहले अपने कमरे की खिड़की से किसी और को भागते हुए देखा था। लेकिन आज वे खुद शिकार थे। कैंप ने बिना किसी ट्रेनिंग के भी कमाल की दौड़ लगाई। हालांकि उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वे पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह चौकन्ना था। वे लंबे लंबे कदम बढ़ाकर भाग रहे थे। रास्ते में जहाँ कहीं भी नुकीले पत्थर, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन या कांच के टुकड़े दिखाई देते, कैंप उन्हें कूद कर पार कर जाते, ताकि उनके पीछे नंगे पैर आ रहे अदृश्य आदमी के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाए। अपनी ज़िंदगी में पहली बार कैंप को वो पहाड़ी सड़क बहुत ज़्यादा लंबी और सुनसान लग रही थी। पहाड़ी के नीचे बसा वह कस्बा मानो कोसों दूर था। उन्हें लग रहा था कि वे जितनी तेज़ दौड़ रहे हैं, रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा है। दोपहर की धूप में सड़क किनारे बने सभी बड़े घर यानी विला बंद पड़े थे। कैंप को याद आया कि ये तो उन्हीं का आदेश था कि सब लोग अपने घर बंद रखें, पर उन्हें अफसोस हो रहा था कि कम से कम कोई तो उनकी मदद के लिए बाहर होता। अब नीचे कस्बा साफ दिखाई देने लगा था और समुद्र पीछे छूट गया था। नीचे लोग आते जाते दिख रहे थे। एक ट्राम यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी पहाड़ी के नीचे पहुंच रही थी और पास ही पुलिस स्टेशन था। तभी कैंप को लगा जैसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है, थप थप। नीचे खड़े लोग कैंप को पागलों की तरह भागते देख हैरान थे। कुछ लोग उनकी ओर दौड़ने लगे। भागते भागते कैंप का दम फूल रहा था। सामने जॉली क्रिकेटर्स नाम का होटल अपने दरवाजे बंद कर रहा था। सड़क पर खुदाई का काम चल रहा था जब बजरी और पत्थरों के ढेर लगे थे। कैंप ने एक पल के लिए सोचा कि ट्राम में कूद कर दरवाज़ा बंद कर ले, पर फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। अगले ही पल वे जॉली क्रिकेटर्स को पार कर चुके थे और चिलचिलाती धूप में भीड़ के बीच पहुंच गए। वहाँ खड़ा ट्राम ड्राइवर और उसका हेल्पर कैंप की हालत देखकर दंग रह गए। खुदाई का काम कर रहे मजदूर भी अपने पत्थरों के ढेर के पीछे से सिर उठाकर अचरज से उन्हें देखने लगे। कैंप की रफ्तार थोड़ी कम हो हुई थी कि उसे अपने पीछे किसी के तेजी से दौड़ने की आहट सुनाई दी। वो डर कर एक बार फिर आगे की ओर झपटा। उसने खुदाई कर रहे मजदूरों की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, अदृश्य आदमी। तभी कैंप के दिमाग में एक विचार आया। वह खुदाई वाली जगह को पार करके मजदूरों के एक झुंड के पीछे जा खड़ा हुआ।
ताकि उसके और गिरफिन के बीच लोगों की एक दीवार बन जाए। अब पुलिस स्टेशन जाने का विचार छोड़कर वो एक छोटी गली में मुड़ गया। वो तेजी से एक सब्जी वाले की रेहड़ी के पास से निकला, एक मिठाई की दुकान के पास पल भर के लिए रुका और फिर एक सकरी गली की ओर भागा जो वापस मुख्य सड़क यानी हिल स्ट्रीट पर जाती थी। वहाँ कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे जो कैंप की बदहवास हालत देखकर चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। शोर सुनकर घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं और औरतें बाहर झांकने लगीं। कैंप वापस मुख्य सड़क पर आ गए। अब वह ट्राम लाइन से करीब 300 गज दूर था। उसे चारों तरफ शोर और लोगों के भागने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसने पीछे मुड़कर पहाड़ी की तरफ देखा और उसे एक अद्भुत नज़ारा दिखा। कुछ ही दूरी पर एक तगड़ा मजदूर गालियां बकता हुआ दौड़ रहा था और हवा में अपने फावड़े से अंधाधुंध वार कर रहा था। उसके ठीक पीछे ट्राम का कंडक्टर अपनी मुट्ठियां पीछे दौड़ रहा था। उनके पीछे और भी बहुत से लोग चिल्लाते और हवा में हाथ पैर मारते हुए आ रहे थे। कस्बे की तरफ से भी मर्द और औरतें मदद के लिए दौड़ रहे थे। कैंप ने देखा कि एक आदमी दुकान से हाथ में लाठी लेकर बाहर निकला है। तभी भीड़ में से आवाज़ आई, फैल जाओ, घेरा बनाओ, फैल जाओ। किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। कैंप को अचानक एहसास हुआ कि अब खेल बदल चुका है। अब वो अकेला नहीं था, बल्कि पूरी भीड़ उसके साथ थी। वो रुका और हाँफते हुए चिल्लाया, वो यहीं कहीं पास में है, घेरा बना लो। तभी अचानक कैम के कान के नीचे एक जोरदार मुक्का पड़ा। वह लड़खड़ा गया और अपने अदृश्य दुश्मन को पकड़ने के लिए मुड़ा। उसने हवा में हाथ पैर मारे पर सब बेकार गया। फिर उसके जबड़े पर एक और ज़बरदस्त वार हुआ और वह सिर के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके सीने पर घुटना टेक दिया है और दो हाथों से उसका गला दबोच लिया है। हालांकि हमलावर के एक हाथ की पकड़ थोड़ी कमज़ोर थी। कैम ने फुर्ती से उन अदृश्य कलाइयों को पकड़ लिया। जैसे ही उसने जोर लगाया, अदृश्य आदमी के मुंह से दर्द की एक चीख निकली। उसी पल मजदूर का फावड़ा हवा में लहराता हुआ आया और किसी चीज़ यानी गिरफिन के शरीर से जोर से टकराया। कैम को अपने शरीर चेहरे पर खून की एक बूंद महसूस हुई। गले पर पकड़ ढीली होते ही कैम ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और अदृश्य दुश्मन के कंधे को दबोचकर उसके ऊपर चढ़ गया। उसने ज़मीन पर झटपटाते हुए अदृश्य कोहनियों को कसकर पकड़ लिया। कैम चिल्लाया, मैंने इसे पकड़ लिया है, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, वो गिर गया है, इसके पैर पकड़ लो। अगले ही पल वहाँ मौजूद लोगों के बीच एक ज़बरदस्त धक्का मुक्की शुरू हो गई। अगर कोई अजनबी दूर से यह नज़ारा देखता तो उसे लगता कि सड़क पर रग्बी फुटबॉल का कोई बहुत हिंसक खेल चल रहा है। कैंप की पुकार के बाद अब वहाँ कोई शोर नहीं था। बस मुक्कों के टकराने, लात चलने और लोगों के तेज सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी एक आखिरी कोशिश करते हुए अदृश्य आदमी ने अपने ऊपर चढ़े कुछ लोगों को झटक कर दूर फेंक दिया और घुटनों के बल खड़ा हो गया। लेकिन कैम किसी शिकारी कुत्ते की तरह उससे चिपके रहे और दर्जनों हाथों ने उस अदृश्य शरीर को चारों तरफ से जकड़ लिया और दबोच लिया। ट्राम कंडक्टर ने फुर्ती दिखाते हुए इसकी गर्दन और कंधों को पीछे से पकड़कर जोर से खींच लिया। हाथापाई करते हुए आदमियों का वह ढेर एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा और लुढ़कने लगा। उस भीड़ ने उस अदृश्य दुश्मन पर बड़े बेरहम तरीके से लात लात घूंसे बरसाए। तभी अचानक एक फटी हुई और भारी आवाज़ सुनाई दी, रहम करो, मुझ पर रहम करो। लेकिन ये चीख धीरे धीरे धीमी पड़ती गई और अंत में दम घुटने जैसी आवाज़ में बदलकर शांत हो गई। पीछे हटो मूर्खों, कैम की दबी हुई आवाज़ आई। उनकी बात सुनकर वहाँ मौजूद हट्टे कट्टे लोग पीछे हट गए और बीच में थोड़ी जगह बन गई। उसे बहुत चोट लगी है, मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाओ, कैम चिल्लाए। वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि डॉक्टर कैम घुटनों के बल बैठे थे और उनके हाथ ज़मीन से करीब 15 इंच ऊपर हवा में किसी चीज़ पर टिके थे, जैसे वे अदृश्य कंधों को दबाए हुए। उनके पीछे एक पुलिस वाले ने अदृश्य टखनों को कसकर पकड़ रखा था। हाथों में हाथ में खून से सना फावड़ा लिए वह बड़ा मजदूर अभी भी गुस्से में था। वो चिल्लाया, इसे छोड़ना मत, ये नाटक कर रहा है। नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा, डॉक्टर ने सावधानी से अपना घुटना हटाते हुए कहा। कैम का चेहरा चोटों के कारण लाल पड़ गया था और फटे हुए होंठ की वजह से उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उन्होंने अपना एक हाथ हटाया और उस अदृश्य चेहरे को टटोला। इसका मुंह पूरी तरह खून से गीला है, उन्होंने कहा और फिर अचानक कांपते हुए बोले, हे भगवान। कैम तुरंत खड़े हुए और फिर उस अदृश्य शरीर के बगल में घुटनों के बल बैठ गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और जॉली क्रिकेटर्स होटल के दरवाजे भी खुल गए थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग बस टकटकी लगाए देख रहे थे। कैम ने उस अदृश्य शरीर पर हाथ फेरा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका हाथ हवा में ही तैर रहा हो। इसकी सांसें रुक गई हैं, उन्होंने कहा, और फिर मुझे इसकी धड़कन भी महसूस नहीं हो रही। इसकी बगल तो उफ। तभी एक बूढ़ी औरत उस हट्टे कट्टे मजदूर के हाथ के नीचे से झांकते हुए जोर से चिल्लाई, वहाँ देखो। उसने अपनी छुर्रीदार उंगली से इशारा किया। सबने उसी ओर देखा। वहाँ हवा में कुछ धुंधला और कांच जैसा पारदर्शी दिखाई देने लगा था। वह एक बेजान हाथ की बनावट थी जिसमें से नसें, हड्डी और तंत्रिकाएं साफ देखी जा सकती थी। जैसे जैसे लोग उसे देखते रहे, वह पारदर्शी चीज धीरे धीरे ठोस और गहरे रंग की होने लगी। अरे देखो,
पुलिस वाला चिल्ला, ये रहे इसके पैर। और इस तरह धीरे धीरे वो शरीर में एक अजीब बदलाव आने लगा। ये बदलाव पैरों और हाथों से शुरू होकर शरीर के बीच के हिस्से की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई जहर धीरे धीरे फैल रहा हो। पहले सफ़ेद नसें दिखाई दी, फिर भूरी हड्डियाँ और नसों का जाल उभरने लगा। इसके बाद मांस और त्वचा दिखाई देने लगी। शुरुआत में वह सब धुंधला था, लेकिन जल्दी बिल्कुल असली शरीर जैसा दिखने लगा। थोड़ी देर में वहाँ मौजूद भीड़ उस आदमी की कुचली हुई छाती, उसके कंधे और उसके थके हुए चेहरे को साफ साफ देख पा रही थी। जब भीड़ ने कैम्प को रास्ता दिया और वे सीधे खड़े हुए, तो सबने देखा कि वहाँ ज़मीन पर एक लगभग 30 साल के युवक का नग्न और बेजान शरीर पड़ा था। वह शरीर चोटों से बुरी तरह छलनी हो चुका था। उसके बाल और भौहें सफ़ेद थी, बुढ़ापे की वजह से नहीं, बल्कि जन्मजात सफ़ेदी यानी एल्बिनिज़म के कारण। और उसकी आंखें किसी कीमती पत्थर की तरह चमक रही थीं। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थीं और आंखें खुली थीं, जिनमें अभी भी गुस्सा और हार का दर्द साफ झलक रहा था। इसका चेहरा ढक दो, एक आदमी चिल्लाया। भगवान के लिए इसका चेहरा ढक दो। भीड़ में आगे बढ़ रहे 3 छोटे बच्चों को तुरंत पीछे हटा दिया गया, ताकि वे खौफनाक नज़ारा न देख सकें। तभी जॉली क्रिकेटर्स होटल से कोई एक चादर ले आया। वो शरीर को चादर से ढका गया और उठाकर अंदर ले जाया गया। वहाँ एक पुराने और अंधेरे कमरे के टूटे फूटे बिस्तर पर शोर मचाती अनपढ़ भीड़ के बीच वह इंसान पड़ा था, जिसने खुद को अदृश्य बनाने का रास्ता खोजा था। ग्रिफिन, जो शायद दुनिया का सबसे बुद्धिमान भौतिक विज्ञानी था, जिसने खुद को धोखा दिया और अपनों से धोखा खाया। उसके इस अजीब और डरावने सफ़र का अंत एक महान त्रासदी के साथ हुआ, समाप्त। तो दोस्तों, ये नॉवेल आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, नॉवेल को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और नॉवेल में अगले वीडियो में।